हेलो दोस्तों, अशोका यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली न्यूज़ देखते आ रहे हैं और आज इस सीरीज का 7वां वीडियो अपलोड होगा और 7 सितंबर की हम लोग न्यूज़ देखेंगे। तो बिना देर किए, बिना किसी फालतू बात के हम लोग आइए न्यूज़ पे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती रहती हैं हमारी। तो न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, 7 सितंबर की न्यूज़ है। पहली न्यूज़ थी, अगर आप द हिंदू अखबार पढ़ते होंगे तो फर्स्ट पेज पे भारत अमेरिका संबंध के बारे में एक न्यूज़ आई थी, जिसमें ट्रम्प साहब जो है भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ट्रम्प साहब का तो कोई भरोसा नहीं, कब जो है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात कही है पॉजिटिव वे पे, कि भारत के साथ उनके संबंध सकारात्मक दिशा में है। और इसी का जवाब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से दिया है कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले जैसे ही बिल्कुल विश्वसनीय और अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि 50% टैरिफ का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो भारत अमेरिका संबंध समझने के लिए देखो, आपको विदेश नीति या IR में हम लोग जब विदेश नीति भारत की पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कब से कब तक, मैंने आपको कल भी बताया था कि नेहरू से लेकर के, पंडित नेहरू से लेकर के वर्तमान समय तक क्या क्या जो बदलाव आए हैं, गुजराल सिद्धांत क्या है, तो वो सब चीज़ें तो विदेश नीति में पढ़ते ही हैं। लेकिन भारत अमेरिका संबंध में किन किन मुद्दों को ध्यान रखना चाहिए, वो इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कि 1945 से अब तक आप जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। उसके बाद UN की संरचना और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो उसी संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध 1945 के बाद से और अब तक कई पड़ाव से उतरे चढ़े आए हैं। तो कई पड़ाव से हम लोग गुजर कर आए हैं अमेरिका के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1945 में जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसी समय से अमेरिका और भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और भारत ने मिल करके बहुत सारे क्षेत्रों में साथ काम किया। जैसे कश्मीर का मुद्दा हो गया, ठीक है, मानवाधिकार का मुद्दा हो गया, परमाणु मुद्दा हो गया, आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जो भारत अमेरिका संबंध में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कश्मीर मुद्दे पे अक्सर जो है अमेरिका के द्वारा टिप्पणी करते आए हैं, मतलब कि वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं तो वो कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ट्रम्प साहब बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि हम कश्मीर मुद्दा सुधारना चाहते हैं, हमने ये युद्ध रुकवा दिया। लेकिन आप जानते होंगे कि जो हमारा कश्मीर मुद्दा है वो द्विपक्षीय तरीके से ही सॉल्व होगा। कश्मीर का मुद्दा ही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान ही चाहेंगे तभी ये सॉल्व होगा, किसी तीसरे पक्ष के आने से सॉल्व नहीं होने वाला ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। दूसरा, ये मानवाधिकार का मुद्दा अमेरिका संबंध में बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है। परमाणु का मुद्दा आप जानते होंगे कि जब हम लोगों ने पहली बार जो है परमाणु परीक्षण किया, तब अमेरिका ने बहुत सारे जो है हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। फिर जब जो दोबारा 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तब बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए। तो वो मुद्दा भी भारत और अमेरिका संबंध में एक महत्वपूर्ण इशू बन जाता है। फिर आर्थिक सहयोग में हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं वो संबंध आएगा। फिर रक्षा सहयोग, जैसे डिफेंस सिस्टम में हम लोग क्या क्या अमेरिका से ले रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी रक्षा सहयोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर अमेरिका के पास बहुत सारी ऐसी चीज़, अमेरिका क्या करता है, अपनी फर्स्ट नीति, जो अमेरिका फर्स्ट नीति है ना, उस पर चलता है कि अमेरिका के हित पहले देखता है, बाद में दूसरे के हित देखता है। फिर आर्थिक संबंध किसके साथ, भारत के साथ, अमेरिका के। तो ये IR के दृष्टिकोण से मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ आपको IR में फोकस करके पढ़ लेनी चाहिए। किसके संबंध में, भारत अमेरिका के संबंध में। फिर चुनौतियां भी दी हुई है, मैंने यहाँ देखो लिख दी है कि सामरिक संबंध से संबंधित कौन सी चुनौतियां हैं, किसके संदर्भ में, भारत अमेरिका संबंध के संदर्भ में। फिर आतंकवाद चुनौती है, रक्षा संबंध में बहुत सारी चुनौतियां हैं। फिर भारतीय मूल के लोग जो वहाँ काम करते हैं और लोकतंत्र जैसे मुद्दे भी चुनौतियाँ बनते, मतलब लोकतंत्र का मुद्दा भी, कि भारत ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है कि अमेरिका, क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। वो चाहता है पूरे विश्व को कि अमेरिका चाहता है कि पूरे विश्व को जो अमेरिका की लोकतांत्रिक प्रणाली है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस सारी चीज़ें चुनौतियाँ रहती हैं। तो मैंने ऐसे ही पॉइंट डाल दिया कि आपको जब भी भारत अमेरिका संबंध पढ़ना हो तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो कि कौन कौन से पॉइंट पढ़ने चाहिए,
ताकि आपका आईआर का टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए मेंस में भारत अमेरिका संबंध में कोई भी प्रश्न बनता है, वर्तमान के संदर्भ में भी लेकर के और पीछे इतिहास में भी। वर्तमान का अगर संबंध पूछ ले तो क्या क्या ध्यान रखना है, और पीछे इतिहास का अगर कोई जोड़ करके क्वेश्चन पूछता है इतिहास के संदर्भ को लेकर के, तो फिर ये मुद्दे आपको पता होने चाहिए। समझ पा रहे हो? तो जब भी आप आईआर पढ़ो, आप लोग जो कमेंट किया करो, तो मैं उन पे अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने पहले भी कई जो है करंट अफेयर की क्लास में बोला है कि कोई भी मुद्दा आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं हुई है, तो उसको अलग से हम लोग वीडियो लेकर के समझा सकते हैं सरल शब्दों में। अब चूँकि न्यूज़ होती है, एक न्यूज़ तो है नहीं कि हम इस पर काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें भारत की रणनीति भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अभी मैंने कल आपको एक एडिटोरियल समझाया था भारतीय विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता। अगर आप लोग पहले वाली वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें रणनीतिक स्वायत्तता मैंने बहुत अच्छे से बताया था, स्वायत्तता। तो उसको आप देखो जाकर के रणनीतिक स्वायत्तता क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। तो यहाँ भारत की रणनीति क्या होगी भारतीय अमेरिकी संबंध में। फिर अमेरिका की एशिया केंद्रित नीति और भारत का महत्व। भाई अमेरिका अपने एशिया केंद्रित जो नीति पॉलिसी अपनाता है उसमें भारत को कहाँ रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा क्वाड हो गया, मैंने आपको बताया था क्वाड। ठीक है, जो 4 देशों का समूह है, कौन कौन है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले अगर क्वाड पूछ ले, क्वाड में कौन कौन से देश हैं क्वाड, भाई आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर जापान, अमेरिका और भारत। तो ये 4 देश मिलकर के क्वाड, और क्वाड हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो चाइना की बढ़ती, जो चाइना अपनी विस्तारवादी नीति चलाता है उसमें क्वाड का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि क्वाड जैसा देश है जो सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। कह सकते हो कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, इनके पास टेक्नोलॉजी है अच्छी, अमेरिका भी है इसमें, यूएस। तो ये अपनी चीज़ें आपस में साझा करते हैं और रणनीतिक संबंध अच्छे बनाते हैं। तो ये सब समूह भारत के महत्व को बढ़ा देते हैं। तो आप जब भी भारत अमेरिका संबंध पढ़ो तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये जरूर ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, तो अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए मैंने आईआर से संबंधित कुछ चीज़ें बता दी हैं, अब आप कमेंट करना तो मैं इस पर और अच्छे से एनालिसिस करके आपको बता सकता हूँ कि भारत और अमेरिका संबंध में क्या क्या पॉइंट्स हैं, विस्तार से हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़ थी, मैंने सकारात्मक दिशा पे बात हुई थी तो मैंने ये चीज़ बता दी आपको कि आईआर में क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगले न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। एक जो है काफ़ी चर्चा में शब्द था मेफेड्रोन। अभी मुंबई पुलिस ने क्या किया है कि मेफेड्रोन एक ड्रग है, पहली बात तो ये समझ लो ये एक ड्रग है। मेफेड्रोन क्या है? ड्रग, यानी एक जो है ड्रग तो आप जानते हो, दवा बोलते हैं उसको, मादक दवाएं। मादक दवा जो एक तरीके से मतलब नशीली दवा मान सकते हो इसको, कि ये बहुत अच्छा सिंथेटिक ड्रग कहा जाता है। ये जब लोग लेते हैं तो बहुत सुखद उनको महसूस होता है, ऐसा उसमें महसूस होता है, सुखद आनंदमय ड्रग है। तो अभी जो क्या किया मुंबई पुलिस ने हैदराबाद में जाकर के इनका गिरोह एक पकड़ा है हैदराबाद में, इन ड्रग माफियाओं का। तो हैदराबाद में जब ड्रग माफियाओं के पास ये मेफेड्रोन बहुत ज़्यादा पाया गया है। तो मेफेड्रोन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। आप कोई अगर यूपी से पूछ ले कि ये एक ड्रोन है, अब वो ऐसे ही बताएगा क्वेश्चन कि एक ऐसा ड्रोन है जो हवा में कम उड़ता है, पानी में भी अंदर चला जाता है। तो इस तरह से आपको अगर घुमा के पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। है ये जो है ड्रग, लेकिन ये यूपीएससी पूछ सकता है इसको दूसरी तरीके से। तो मेफेड्रोन नाम पहली बात तो याद रखना कि एक ड्रग है जो सिंथेटिक ड्रग। सिंथेटिक ड्रग का मतलब ये है कि ये सुखद, जब इसको जो भी लोग लेते हैं तो ये एक सुखद जो है अनुभूति देता है। तो वो सब चीज़ें तो आपको चलिए ठीक है, ड्रग याद रखना है, ड्रग है। इसको म्याऊ म्याऊ ड्रग भी बोलते हैं। म्याऊ म्याऊ ड्रग इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो एक तरीके से सुखद आनंद प्राप्त होता है ना, तो इसको बिल्ली से जोड़ करके इसको म्याऊ म्याऊ नाम भी दिया गया है। तो आप इसकी शब्दावली याद रखना, मेफेड्रोन क्या है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी प्री में 101% पूछने के इसके चांस हैं कि मेफेड्रोन क्या है, किससे संबंधित है। तो अगर सीधा सवाल पूछा तो ये पूछेगा, और कथन के रूप में पूछ लेगा, कथन लिख देगा मेफेड्रोन जो है एक ड्रोन की ही टेक्नोलॉजी है। तो आप कथन कम से कम गलत तो कर सकते हो, ये वो टेक्नोलॉजी थोड़ी नहीं, ये तो ड्रग है। तो ये आप याद रखना, इस शब्दावली को मैंने इसलिए ले लिया था।
ठीक, अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग का मतदाता सूची में संक्षिप्त संशोधन और विशेष गहन संशोधन। अभी आप जान रहे होंगे कि बिहार में SIR का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो वो यही है, विशेष गहन संशोधन और संक्षिप्त संशोधन। तो चुनाव आयोग, मैंने आपको पहले भी 3 या 4 सितंबर वाली न्यूज में बताया था कि चुनाव आयोग आप पढ़ना जा करके कि भाग 15 में जो दिया ना, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के संदर्भ में सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, तो आपका ये पॉलिटी में कवर करना जा करके कि चुनाव आयोग क्या है, कैसे काम करता है, इसके संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, तो ये आप पॉलिटी से कवर करो जाके। अभी जो चर्चा में संक्षिप्त संशोधन और विशेष गहन संशोधन, इसको आप समझ लो। संक्षिप्त संशोधन क्या करता है, चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले या हर चुनाव का मतलब हो सकता है वो ये असेंबली चुनाव हो, यानी राज्य स्तरीय चुनाव हो, या फिर पूरा भारत का चुनाव हो जो लोकसभा का होता है। ठीक है, तो वो चुनाव से पहले क्या करता है, चुनाव आयोग एक संक्षिप्त संशोधन करता है। मतलब उसमें देखता है कि कौन से मतदाता अभी हैं, जीवित हैं, कौन से मतदाता इधर से उधर चले गए, माइग्रेट कर गए, कोई मतदाता मान लो जो है कहीं और रहने लगा तो उसको नाम अलग रखना, जगह ट्रांसफ़र करना। तो ये सब चीज़ें संक्षिप्त संशोधन में चुनाव आयोग हर वर्ष तो करता ही है, जनवरी फरवरी के समय करता है, या फिर किसी विशेष चुनाव से पहले करता है। कोई विशेष चुनाव हुआ राज्य का तो उससे पहले संक्षिप्त संशोधन करता है। ये प्रतिवर्ष करता है, ध्यान रखना, प्रतिवर्ष भी कर सकता है या फिर किसी विशेष चुनाव से पहले करता है। लेकिन विशेष गहन संशोधन अभी हो रहा है, इससे पहले 2003-4 में हुआ था। विशेष गहन संशोधन का मतलब एक बड़े पैमाने पर हमको संशोधन करना है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ है, वो उस राज्य का मतदाता है कि नहीं है, वो अभी कहाँ पे निवास कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक तरीके से क्लियर कट जो है हमारी मतदाता सूची तैयार होती है, किससे, SIR से। तो ये SIR और संक्षिप्त संशोधन, ठीक है, ये पढ़ लेना। और चुनाव आयोग के बारे में मैंने बता दिया कि पॉलिटी में जाकर जरूर पढ़ो, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। और UPSC की प्रवृत्ति है कि जो चीज़ चर्चा में होती है तो आपको SIR और चुनाव आयोग समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसके संवैधानिक अधिकार क्या है, और अलग अलग संदर्भ में पूछ सकता है, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। चूहे के काटने से MP के एक सरकारी अस्पताल में शिशु की मृत्यु हो गई। आप कहोगे चूहे काटने का और UPSC का क्या लेना देना है, चूहे काटेंगे तो कोई ना कोई बात यह है कि चूहे काटने से किसी की मृत्यु जल्दी होती नहीं है, और जैसे मान लीजिए हो भी जाती तो किस कारण से होती है। तो UPSC का फोकस कहाँ होगा, चूहे के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, या चूहे काटने से कौन सा संक्रमण फैलता है। तो UPSC जो संक्रमण है उसका नाम पूछेगा, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि चूहे के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है और कौन सा वो संक्रमण है जिसके कारण ऐसी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आप जानते हो कि नवजात शिशुओं में उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली वो कमज़ोर होती है, तो छोटी बीमारी भी घातक बन जाती है। मतलब छोटा बुखार भी आ गया तो भी उनकी मृत्यु हो सकती है। तो नवजात शिशु जब होता है तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर होती है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी हाल ही में जो MP के एक सरकारी अस्पताल में शिशु की मृत्यु हुई है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिखाता है कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है वो किस तरह है, कि सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर चूहा करके शिशु को काट ले रहा है और शिशु की मृत्यु हो जा रही है। तो जब आपसे स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछे जाते हैं ना, तो इस तरह के उदाहरण आप ले सकते हो। ठीक है, मेंस में अगर पूछ लिया जाए कि स्वास्थ्य में क्या क्या सुधार करने चाहिए, या क्या क्या कारण अभी हैं स्वास्थ्य में सुधार के क्षेत्र में, क्या क्या कर सकते हैं और इसके पीछे कारण क्या क्या है, तो मेंस में ऐसे उदाहरण लिखो आप आराम से, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो अब देखो चूहे के काटने से जो बीमारी फैलती है उसको आप समझ लो कि चूहे के काटने से मुख्य रूप से रैट बाइट फीवर, ये नाम याद रखना, रैट, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, रैट बाइट फीवर, यानी उसके काटने से एक बुखार आ जाता है। और ये जो इस तरह इसका नाम, ये बीमारी का नाम ही है, रैट बाइट फीवर नामक बीमारी होती है। किसके काटने से, चूहे के काटने से। देखिए चूहे के संक्रमण से बहुत सारी बीमारी, प्लेग जैसी बीमारी फैलती है, लेकिन वो काटने से नहीं होती है, बल्कि चूहे के संक्रमण से, यानी चूहे में कोई वायरस आ जाता है उसके कारण फिर वो मनुष्य फैलता है, यानी जूनोटिक बीमारी मानते हैं उसको। तो वो काटने से नहीं फैल रही है, लेकिन यहाँ काटने से संबंधित है, तो इसलिए मैंने काटने वाली बीमारी ली है कि चूहे काटने से मुख्य रूप से रैट बाइट फीवर नामक बीमारी होती है।
जो अब इसके जिस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है उसका नाम आप याद रखना, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो, यहाँ से पहले आप देखो इतना तोड़ के पढ़ोगे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये इस बीमारी का मतलब संक्रमण है, बैक्टीरिया है, सॉरी। ये स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस, इसका नाम याद रखना है। ये पूरा जो है बैक्टीरिया का नाम है। और दूसरा एक बैक्टीरिया और है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस। ये तोड़ के पढ़ोगे तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो सकती हैं। फिर दूसरा एक बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं स्पिरिलम। स्पिरिलम बोलो, यहाँ से इंग्लिश में पढ़ लो, ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश लिखा है, स्पिरिलम माइनस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण जब चूहा काटता है तो यही बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और इससे वाइट फीवर नामक बीमारी हो जाती है। और इससे बहुत सारे नवजात शिशु, एक ये तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होगी तो स्वाभाविक है कि ये तो मृत्यु हो जाएगी, ये तो सीरियस जो है बीमारी फैलेगी। तो इस तरह के आप बैक्टीरिया के नाम जरूर याद रखना। अगर यूपीएससी पूछ लिए बैक्टीरिया किससे संबंधित है, इसका नाम डाल दे कि स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस बैक्टीरिया किससे संबंधित है। वो बोल देगा कि जो है कबूतर के या मुर्गी फॉर्म में फैलने वाली बीमारी है, ये कुछ और तरीके से लिख देगा। अब आपको पता होगा कि हाँ चूहे के काटने से फैलती है, चूहा से संबंधित बीमारी है, ये चूहे से संबंधित बैक्टीरिया है। तो ये आप बैक्टीरिया आराम से कर लोगे तो आपका यूपीएससी के कम से कम प्री में वो क्वेश्चन तो नहीं गलत होगा। तो ध्यान रखो हिंदी माध्यम वालों कि यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में भी, बिहार पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और ये चर्चा में होते हैं। और जब कभी एग्जामिनर का पेपर में इस तरह का वो जब न्यूज पढ़ते हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो पहले से आप लोग तैयार रहो, ठीक है। अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। अभी 9 सितंबर यानी परसों से। किसका? यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, जिसे अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा चलती है वैसे ही ठीक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय हमारे पास महासभा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय इशू डिस्कस किए जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा बोला जाता है। अभी मैं यूएन की पूरी बॉडी बताऊंगा क्या क्या होता है। तो पहले आप ये समझो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा और प्रधानमंत्री मोदी सत्र को संबोधित नहीं, पहले संबोधित करने वाले थे, अब वो नहीं करेंगे, संबोधित नहीं करेंगे। कौन? पीएम मोदी जी। उनके स्थान पर विदेश मंत्री संबोधित करेंगे। किसको? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। तो ये तो थी न्यूज। अब हमको इससे पढ़ना क्या है? एक तो ये याद रखना कि 80वां सत्र चल रहा, हो सकता कोई पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछ ले कि यूएन का कौन सा सत्र इस समय आयोजित किया जा रहा है। जैसे अभी 13 अक्टूबर को बिहार पीसीएस होना है, ध्यान रखना बिहार पीसीएस के बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि अब तो समय बहुत कम बचा है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन बना सकता है। आई थिंक 13 सितंबर को ही है, एक बार आप कंफर्म कर लेना कब है ये। 13 सितंबर को है, 13 अक्टूबर को है। तो बिहार पीसीएस में इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस भी आपको पता ही 12 अक्टूबर को होना है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन अगर फैक्चुअल पूछा तो पूछ सकता है। हालांकि बहुत कम चांस है, मैंने आपको बताया भी, लेकिन आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट में, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपने सिलेबस में दिया होगा, अपने मेंस का सिलेबस अगर देखा है GS2 का, तो उसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण तो है ही, संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये। अब 80वें सत्र तो आयोजित हो रहे हैं, पहले उसको थोड़ा समझ ले फिर यूएन के बारे में समझेंगे। तो पहले समझो कि 80वां सत्र जो आयोजित हो रहा है उसमें विषय कौन से लिए जाएंगे, कौन से विषय डिस्कशन के लिए लिए जाएंगे। जैसे लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन होता है, ठीक उसी तरीके वहाँ भी डिस्कशन होगा, कौन से विषय पर चर्चा होगी। तो उन्होंने एक विषय लिया, इजराइल हमास युद्ध। आप जान रहे होंगे कि इजराइल लगातार पिछले 1-1.5 साल से हमास के पीछे पड़ गए। हमास क्या है? एक ग्रुप है, कहाँ पे एक्टिव है? फिलिस्तीन के क्षेत्र में। ये गाजा वाला क्षेत्र जानते हो आप, मैपिंग देखो जाकर के इसकी, गाजा कहाँ है। तो गाजा क्षेत्र में हमास वाला ग्रुप एक्टिव है। अब एक ऐसा ग्रुप है, इसको टेररिस्ट ग्रुप भी लोग मानते हैं, कुछ लोग ही मानते हैं कि ये लोग अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमास ग्रुप याद रखना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं कहाँ पे, जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्री यानी सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान, तो इनमें बहुत सारे, जिसे हौती है ग्रुप है, हौती बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप भी एक्टिव रहता है। तो इन ग्रुपों को नाम याद रखना। मैं एक अलग से हो सकता है बना दूं वीडियो कि कौन से ग्रुप कहाँ पर है। तो ये हमास ग्रुप जो है
और इजराइल के बीच पिछले 1-1.5 साल से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे युद्ध में क्या होता है, बहुत सारी अमानवीय घटना भी होती है। आप न्यूज़ अगर पढ़ रहे होंगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे अमानवीय घटनाएं देखने को मिलती हैं। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं जिनका कोई मतलब वही नहीं है, उनकी फिर पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, ये सारे जो है चिंता के विषय बन जाते हैं। तो ये एक जो है विषय हम लोगों ने लिया है, मतलब यूएन ने लिया है, इजराइल हमास युद्ध और दूसरा यूक्रेन संघर्ष। ये 2 विषय पर चर्चा होगी। कहाँ पर? यूएन के 80वें सत्र पर। तो ये 2 विषय पर चर्चा होनी है। अब आप मेंस के दृष्टिकोण से अगर आप जो है मेंस किसी भी पीसीएस का भी और आईएएस का या यूपीएससी का भी मेंस अगर लिखोगे तो उसमें इस तरह के डाल सकते हो। अगर कोई आईआर से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये उदाहरण के रूप में आपका यूज हो जाएगा। इसके अलावा जो 80वां सत्र है उसमें ये तो हो गया कि कौन कौन से विषय चर्चा किए जाएंगे और उसका टाइटल क्या होगा। 80वें सत्र का टाइटल क्या होगा, यानी टाइटल इस बार टाइटल क्या ले रहे हैं हम लोग, तो उसका नाम याद रखना, बेटर टुगेदर 80 years एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। यानी हम लोगों को क्या करना है, ह्यूमन राइट्स के लिए, विकास के लिए, शांति के लिए। ये जो 80 वर्ष हम लोगों के साथ गुजरे इस पर चर्चा करनी है। 80 वर्ष का मतलब 1945 से लेकर के 2025 तक कितने साल हो गए? 2025 तक पूरे 80 साल हुए। तो इस 80 सालों में हमने क्या क्या किया, क्या क्या जो साझा किए, क्या क्या विश्व को दिया, ये सब चीज़ें चर्चा तो होंगी। इसके अलावा पीस यानी शांति, विकास और मानव अधिकार, इस पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मतलब यूएन में चर्चा होनी है। अब यूएन समझ लेते हैं, शायद यूएन के बारे में ही दिया होगा। इसके अलावा देखो इसमें एक और न्यूज़ थी जो मैंने ले ली है। इसी महासभा में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर, अब आपको अगर महिलाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको पता होगा कि महिलाओं के बारे में जीएस पेपर 2 में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महिलाओं से संबंधित अगर कोई उदाहरण लेना हो वैश्विक स्तर का तो वो आप यहाँ से ले सकते हो कि इसी महासभा में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन हो रहा किस पर, महिलाओं पर, कि 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। किससे संबंधित? महिलाओं से संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी जिसका विषय क्या होगा, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी। आपको एसडीजी मैंने बताया था, एसडीजी अगर आप लोगों ने पढ़ा है, एसडीजी 17, एसडीजी 17 हमारे पास जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें एक लैंगिक समानता का भी लक्ष्य है वैश्विक स्तर का। तो उसको आप पढ़ो जाकर के किस में है ये, ठीक है। तो जो विषय हम लोग ले रहे हैं किस पे, इस महिलाओं पर जो चौथा विश्व सम्मेलन हो रहा है उसका उच्च स्तरीय बैठक में विषय क्या होगा, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए बीजिंग घोषणा पत्र या बीजिंग घोषणा और कार्यवाही के लिए मंच के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता, संसाधन जुटाना और उसमें तेजी लाना। कुल मिला के ये विषय याद रखना, हो सकता है कि मेंस में आपके लिए ये फायदा कर जाएगा। महिलाओं संबंधित कोई अगर न्यूज आती है, कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये इसको उदाहरण के रूप में लिख सकते हो आप कि बीजिंग घोषणा पत्र में महिलाओं के समानता, लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात की गई है, ठीक है। अब ये जो बैठक होगी, ये बैठक लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डालेगी। कौन? ये उच्च स्तरीय बैठक होगी। फिर भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। ये तो न्यूज हो गई पूरी। अब हम समझते हैं यूएन। आपको पता होगा कि यूएन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, ठीक है। तो इसमें यूएन में देखिए 6 बॉडी हैं। एक तो महासभा जिसपे अक्सर सत्र होते हैं हर साल, सितंबर अक्टूबर में ही होते हैं, याद रखना, सितंबर अक्टूबर में प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है महासभा की। तो ये भी एक यूएन की क्या है, मेन बॉडी है। 6 मेन बॉडी है, 6, तो उसमें से एक हो गई महासभा। दूसरी यूएन सुरक्षा परिषद, इसी में आपके देखोगे 15 सदस्य जिसमें 5 स्थायी है, 10 अस्थायी हैं, जो इसी महासभा के द्वारा प्रति 2 साल में चुने जाते हैं। ये 10 सदस्य, इसमें भारत भी आता रहता है। भारत इसी में तो सुधार की बात कर रहा है कि सुरक्षा परिषद में 15 जो सदस्य हैं, इसमें 5 कौन कौन हैं जो स्थायी हैं, जो वीटो का पावर रखते हैं, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो ये 5 पावर महाशक्ति हैं। इनको जो है, इनके अलावा भारत भी तो एक महाशक्ति है।
भारत चाहता है कि हम भी परमानेंट मेंबर बने किसके, इसी सुरक्षा परिषद के, ताकि कोई मामला आता है तो भारत के पास भी पावर हो वीटो का। और इसी सुरक्षा परिषद को लेकर के हम ग्लोबल साउथ के साथ अक्सर जो है बात करते रहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सुधार हो किस पे, इसी सुरक्षा परिषद पे। क्योंकि अब वैश्विक स्थितियां बदल गई हैं, 1945 जैसी वैश्विक स्थितियां अब नहीं रही हैं। भारत एक महाशक्ति भी है, आप जानते हो कि भारत के पास वो हर चीज़ है जो अन्य किसी विकसित देश के पास है। बस हम थोड़ा सा अभी बहुत सारी प्रक्रियाओं में पीछे हैं और बहुत जल्दी हम चीज़ों को कवर भी कर लेंगे। और भारत सरकार का लक्ष्य भी है कि 2047 तक हम भारत को विकसित कर देंगे। तो विजन हमारा ये है 47 तक, यानी 100 साल जैसे होंगे हम भारत को विकसित राष्ट्र घोषित कर देंगे। ये उस दिशा में आगे बढ़ चुके होंगे। तो सुरक्षा परिषद में सुधार होना बहुत जरूरी है। तो इसी संदर्भ में हमने देखा कि यूएन की एक मेन बॉडी होगी महासभा, दूसरी होगी सुरक्षा परिषद, तीसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब है तो ये भी महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा तो देखिए सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण है। फिर एक आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जो काफ़ी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहता है। जैसे लैंगिक समानता के क्षेत्र में हो गया, किसी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की स्थिति, जैसे श्रीलंका भी काफ़ी उसमें चला गया था। तो आर्थिक स्थिति किसी देश की सुधारनी है तो वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक परिषद ही काम करता है। ठीक है, किसी देश में युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे सामाजिक कार्य करना, तो ये यही सब देखता है। ठीक, इसके अलावा ट्रस्टीशिप परिषद है। ट्रस्टीशिप परिषद इसलिए बनाई गई थी 1945 में। ये ट्रस्टीशिप परिषद बनाई गई थी, अब एक्टिव नहीं है ये उपनिवेशवाद से उभरे जो देश थे उनके लिए बनाई गई थी ट्रस्टीशिप परिषद। आप उपनिवेशवाद जानते होंगे, उससे जो देश उभरे थे उन देशों के लिए ये ट्रस्टीशिप परिषद बनी थी। अब ये चूंकि अब ऐसा किसी देश पे उपनिवेशवाद वाली स्थिति है नहीं, तो अब ये क्या हो गई, इनएक्टिव हो गई है। हालांकि ये खत्म नहीं हुई है, इनएक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है मुद्दे यहाँ उठाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे। फिर एक यूएन का सचिवालय भी है। तो ये 6 बॉडी आप याद रखना, 3 तो ये मेन है, महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। फिर ट्रस्टीशिप अब तो इनएक्टिव हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चर्चा में रहता है, सचिवालय चर्चा में रहता है। तो इनका नाम आप याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों, एक यूएन की विशिष्ट एजेंसियां भी हैं जो काफ़ी अक्सर न्यूज में रहती हैं। एक तो खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। ये बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, वो प्री में पूछ चुका है कई बार, बल्कि 3-4 बार पूछा है। तो उसको आप याद रखना कि FAO कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है। अब इसको आप गूगल करो और देखो कौन सी रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट का नाम जरूर याद कर लेना। ठीक है, एक दूसरी एजेंसी है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। आपको पता होगा कि UNEP के ही कारण UNFCCC, जो आप देखते हो ना, कोप चलते हैं, UNFCCC कोप जो चलता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो अभी 30वां होने वाला, मैंने अभी पिछली न्यूज में बताया भी था आपको कि ब्राजील के बेलेम शहर में होगा। तो ये जो UNFCCC का गठन हुआ किसके कारण हुआ था, इसी UNEP की देन है। ठीक है, तो ऐसी जब गतिविधियां होंगी पर्यावरण के क्षेत्र में तो UNEP की भागीदारी, UNEP का महत्व बढ़ जाता है। तो ये भी एक एजेंसी है। इसके अलावा यूनेस्को आपको पता होगा क्या करता है, एजुकेशन पर, साइंस पर, कल्चरल पर। तो इन मतलब कि शैक्षणिक क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। आपको पता होगा यूनेस्को में हमारे बहुत सारे धरोहर शामिल है, तो वो सब काम यही देखते हैं यूनेस्को। सांस्कृतिक क्षेत्र में ये काम करता है कौन, यूनेस्को। तो इसका नाम याद रखो यूनेस्को का। इसके कुछ रिपोर्ट इसकी भी आती हैं और इसमें शामिल होने वाले भारतीय जो वैश्विक धरोहर है उनको नाम याद रखना आप। फिर मैं एक अलग से बता भी दूंगा यूनेस्को में कौन कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर शामिल हुई हैं, तो वो अलग से मैं बताऊंगा उसको। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि यूनेस्को क्या है, एक विशिष्ट एजेंसी है किसकी, यूएन की। और ये काम क्या करता है, इसकी रिपोर्ट्स क्या हैं, इसको आप गूगल करके देखो। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, ये भी एक एजेंसी है किसका, यूएन का। अब ये इसलिए चर्चा में ज़्यादा था क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी उड़ानें जो अहमदाबाद घटना हुई थी उसके कारण ये थोड़ा सा चर्चा में आ गया था, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ठीक है, कि विभिन्न देशों के बीच उड़ानें जो होती हैं, तो किसी के क्षेत्र से आप उड़ के जा रहे हो तो यहीं पे सारी चीज़ें, नियम वगैरह बनाए जाते हैं कि किस क्षेत्र से हम गुजर सकते हैं, किस क्षेत्र से नहीं गुजर सकते।
ठीक है। कोई भी मामला होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो वो यहीं उठाया जाएगा। किस संबंध में? जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, किसी के क्षेत्र में जाकर गिर गए या किसी क्षेत्र में से या प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजर गए, तो वैसे मामले यहीं उठाए जाएंगे। कहाँ पे? नागरिक उड्डयन संगठन पे। अब आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूज 6 थी, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन गई है। ये किसने बोला? पूर्व न्यायाधीश हमारे रमन साहब हैं, पूर्व न्यायाधीश 2021-22 में थे, 2021 के समय। तो पूर्व न्यायाधीश जो अब रिटायर्ड है, उन्होंने बोला कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, आपराधिक न्याय प्रणाली, वो ऐसी है कि उसमें जो व्यक्ति फंस जाता है तो एक तरीके से सजा के तरीके उसका पूरा टाइम जाता है। तो वही चीज़ बोलने की पूरी प्रक्रिया जो प्रोसीजर है वही सजा बन जाती है। तो अब अगर आप न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो आप ये कथन डालो आराम से कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा बन गई। ये किसने बोला? पूर्व न्यायाधीश। अब इसका नाम आप हटा करके आप खुद ये वर्ड यूज कर सकते हो मेंस के मेन बॉडी में लिखते समय। फिर इसके अलावा मुकदमे की बढ़ती संख्या, आप जान रहे होंगे कि जो है भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा बोझ क्या है मुकदमे कि हर दूसरे तीसरे दिन आप देखो एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, प्रतिवर्ष एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हो जाते हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो फिर ये बढ़ क्यों रहे हैं? तो इसका भी कारण ढूंढना पड़ता है। तो मुकदमे की बढ़ती संख्या, मुकदमेबाजी की ऊंची लागत और प्रक्रियागत जटिलताएं न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। यानी अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है कि एक तो मुकदमे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमारी जो है न्याय प्रणाली में इतना ज़्यादा बोझ है कि मुकदमे समय से सॉल्व ही नहीं हो पाते। दूसरा, मुकदमेबाजी की ऊंची लागत। अब आप देखोगे कि न्यायालय में वकील इतना पैसा ले लेते हैं कि एक गरीब व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है। ठीक। इसके अलावा प्रक्रियागत जटिलता है, प्रक्रिया इतनी कठिन है, उसकी भाषाएं आप देखो कितनी कठिन है न्यायालय की। तो वो सब चीज़ें आज भी इसको क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। इसको आम आदमी को न्याय दिलाने में, आम आदमी आम नागरिक को न्याय दिलाने में ये प्रभावित करता है। तो मेंस में आप न्याय प्रणाली में अगर सुधार की बात की जाए तो इस तरह के आप पहले कारण बताओ कि ये कारण है, फिर सुधार क्या कर सकते हैं। तो सुधार में अभी आगे मैं बताता हूँ सुधार क्या हो सकता है। पहले ये समझो कि इसमें कुछ फैक्ट है कि 2018 में पूरे देश में इतने करोड़ मामले यानी 3.3 करोड़ मामले दर्ज थे। कहाँ पे? न्यायालयों में। मतलब सभी उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, इनमें जितने भी मामले थे वो 3.3 करोड़ थे। कब? 2018 में। और 2023 आते आते यानी 5 सालों में लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर मामले और बढ़ गए। यानी अब हो गए हैं कितने? 5.02 करोड़ मामले। तो ये आप फैक्ट याद रखना। ये सब कारण है जिसके कारण हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सारी विसंगतियाँ शामिल हैं और इसी के कारण न्याय देर से होता है। आप देखो 10 साल लग जाते हैं छोटे से मुकदमे को सॉल्व होने में। फिर इसके अलावा उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में पदों के रिक्त होने की भी व्यवस्था बनी रहती है। मतलब वो रिक्त पद बने रहते हैं। हो सकता है कि जो है कोई जज ही नियुक्त नहीं हो पा रहा है या कोई वहाँ का जो है कर्मचारी नियुक्त नहीं हो पा रहा, वहाँ इतने सारे पद खाली पड़े। तो इसके कारण क्या हो रहा है? जो काम होना चाहिए समय से वो हो ही नहीं पाता क्योंकि हमारे पास कार्यबल ही कम है। कार्यबल या मानव श्रम कम है। किस क्षेत्र में? न्याय वाले क्षेत्र में, न्याय प्रणाली में। तो ये सब उदाहरण लिखो जिसके कारण क्या हो रहा है? प्रक्रियागत देरी हो रही है। प्रक्रियाएं देरी से शुरू होती हैं, देरी काफ़ी समय लेती है। तो ये कारण हो गए। तो इसका सुधार क्या हो सकता है कि पहले ये रिक्तियां भरो। इसके अलावा कोशिश करो कि जो छोटे मामले हैं उनको सत्र न्यायालय या जो हमारी लोक अदालत आयोजित होती हैं उनमें सॉल्व कर दें, लोक अदालतों में सॉल्व कर दें। जो छोटे छोटे घटनाएं होती है उसमें हर छोटी घटनाओं का अगर मुकदमा आप लिखोगे तो फिर तो ये बढ़ने ही है। तो छोटे जो सॉल्व हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं, मान लीजिए किसी ने किसी को तमाचा मार दिया, तो आप वहाँ पे क्या करो, छोटे छोटे मोबाइल न्यायालय बोलते हैं जिसे, वो मामले वहीं सॉल्व करा लो, लोक अदालतों में सॉल्व करा लो। तो ऐसे जो है क्या होगा कि ये जो बोझ है मुकदमों का ये कम होगा। इसके अलावा ये रिक्तियाँ भरो, कुछ स्पेशल लोगों को इसमें ला करके ये छोटे मुकदमे सॉल्व करा दो, क्योंकि जो मान लीजिए जो रिटायर्ड लोग हैं न्याय क्षेत्र से जुड़े हुए उनको इसमें शामिल कर करके
क्या कर सकते हैं, इन मुकदमों को सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे आप सुधार लिख सकते हो अपने, आप जो पढ़ते हो अखबार वहीं पे आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे इसके। तो आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो वहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं ये बता ही रहा हूँ आपको कि न्याय क्षेत्र से जुड़े जो रिटायर्ड लोग हैं, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, ये रिटायर्ड है, ये चूँकि अब बड़े स्तर के हैं, जो जिले स्तर के न्यायाधीश होते हैं उनको कोई काम ही नहीं होता। अब मान लीजिए रिटायर्ड हुए अभी पिछले साल, तो उससे 2-3 साल और लेकर के उनकी सेवाएं ले लो, उनकी सेवाओं को यूज करो, मुकदमे सॉल्व कराओ, क्योंकि उनके पास अनुभव है। जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, छोटे कर्मचारी होते हैं, तो उनके पास अनुभव, उनसे आप जो है काम लेकर के ये मुकदमे कम किए जा सकते हैं और न्यायालय पे जो बोझ है उसको कम किया जा सकता है। और जो न्याय प्रणाली में देरी होती है उसको भी हम सुधार सकते हैं। तो ऐसे सुधार लिखने होते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो इस तरह की आपको मेंस में प्रैक्टिस करके लिखना शुरू करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि हमारी मेन सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली यानी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे डेली मेंस प्रैक्टिस कराते हैं 2 प्रश्न। तो आप लोग कमेंट करोगे तो इस तरह का भी एक प्रश्न न्यायालय संबंधित जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया होगा PYQ में, तो वो यहाँ कराया जा सकता है आसानी से। अभी हालांकि हम लोग 2013 में चल रहे हैं, 2013-14 एक एक विषय उठा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सीरीज आप देखोगे तो वहाँ से आपकी मेंस की प्रैक्टिस हो सकती है। और क्या क्या सोचना है, क्या क्या लिखना है, भाई सबसे पहले मेंस लिखते समय ध्यान रखना चाहिए ना कि क्या हमारे विचार किस तरह के आ रहे हैं, और एक सही डायरेक्शन में लिखा होना चाहिए। जो क्वेश्चन की मांग है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका उत्तर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक ट्रिक होती है मेंस लिखने की, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए नैतिक पक्ष भी इसमें जोड़ते हैं, जो एथिक्स के पार्ट है। अगर एथिक्स आप लोग पढ़ते हो तो नैतिक पक्ष भी इन्हीं न्यायालय के मामलों से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे कि जो व्यक्ति मान लीजिए गरीब है, क्या उसको जो है सच में, जो गरीब इंसान है उसको सच में क्या न्याय मिल पा रहा है, और कोई एक जज मान लो नैतिक रूप से न्याय कर पाता है, तो ये सब प्रश्न बनेंगे वहाँ पे। तो आप एथिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ से जोड़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन वहाँ बनेंगे। मेंस से संदर्भित मैंने आपको कुछ आंकड़े भी बता दिए हैं ताकि आप लिखने में आपकी समस्या का जो होता है ना कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, वो यहाँ से आप लेते रहो करंट से, और कुछ आपका स्टैटिक पोर्शन उसको ध्यान रखो। और हिंदी माध्यम वाले खास करके ध्यान से सुन लो, आपको प्री क्वालिफाई किए बिना मेंस का मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए प्री आप निकालो, इसके बाद ये मेंस तो लिख ही लोगे। क्योंकि मेंस मैंने आपको बताया ना कि मेंस में इतने पॉइंट आप कितना लिखोगे। अगर आप 4-5 पॉइंट अगर याद है आपके न्याय प्रणाली से संबंधित, तो आप उस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे आसानी से। और प्री में क्या है कि आपको फिर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए तभी वो सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि प्री आप क्वालिफाई करो, मेंस आपका आसानी से हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि ऑप्शनल और आपका एथिक्स वाला पार्ट, जीएस के कुछ पार्ट, उसके 70% आपके प्री से पहले ख़त्म हो जाने चाहिए। चलिए दोस्तों, अब फालतू बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि न्यूज़ भी बहुत सारी है हमारे पास। एक दोस्तों न्यूज़ 7 थी, असम के चुनावी क्षेत्र। अब आपको पता होगा कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है किसमें, भारतीय संविधान में, और 6वीं अनुसूचियाँ दी गई हैं ना, 12 अनुसूची हैं, उसमें 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है और 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो उसी संबंधित न्यूज़ थी, 6वीं अनुसूची से संबंधित। तो पहले न्यूज़ पढ़ते हैं कि असम के चुनावी क्षेत्र बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र यानी BTR, इसी को बोलते हैं बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, BTR। अभी मैं बस समझाता हूँ क्या है चीज़। तो असम के चुनावी क्षेत्र BTR में सामान्य मुद्दे तो हैं ही, साथ ही चर्चा का एक नया विषय है क्या, GI टैग, यानी अपने पारंपरिक उत्पादों, शिल्प या कृषि उत्पादों के लिए GI टैग की मांग। अब आप जो है असम वाला जो एरिया देखोगे, जो बोडोलैंड है, बोडोलैंड का मतलब जो काजीरंगा वाला क्षेत्र, आसपास मानस का क्षेत्र है। तो मैं मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल इधर, और ये असम वाला जो क्षेत्र है, ये इतना, तो यहाँ पे बोडोलैंड है। मैं इसको दूसरे कलर से करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोडोलैंड क्षेत्र है, यहाँ पे जहाँ पे मानस काजीरंगा वाला क्षेत्र है। तो ये बोडोलैंड क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है, और अनुसूचित 6 के तहत, जो हमारी भारतीय संविधान में, उसके तहत ये एक अनुसूचित क्षेत्र माना गया है। और इसको घोषित कब किया गया था बोडोलैंड क्षेत्र को, 2003 में।
भारत सरकार ने इस पे विशेष, अब ये अनुसूची 6 में क्या होता है कि जो क्षेत्र इस तरह के घोषित होते हैं तो वहाँ पे एक अलग प्रशासन चलता है, यानी असम सरकार, जो अभी असम की वर्तमान सरकार है, वो इस पे कुछ नहीं कर सकती। इसका अपना अलग प्रशासन, इनका अलग चुनाव, ये सब होगा इस क्षेत्र का। तो ऐसे क्षेत्र आप ये ध्यान रखो कि चर्चा में आ जाते हैं तो आपके अनुसूची 6 के क्षेत्र पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। अनुसूची 5 में कौन कौन से हैं अभी आप कमेंट करके बताओ, आगे तो मैं चर्चा करूंगा ही। तो ये न्यूज़ थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, चुनाव होने वाला है इसी बोडोलैंड क्षेत्र में, जो अभी आपको चर्चा में बताया, उस बोडोलैंड क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में सबसे मुख्य मुद्दा बन गया है GI टैग। देखिए, सामान्य मुद्दे तो होते ही हैं चुनाव में कि हम ये करेंगे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनमें एक अलग सी भावना जगी है GI टैग को लेकर के। तो GI टैग जब मिल जाता है तो वहाँ के जो विशेष उत्पाद होते हैं उनको विशेष दर्जा मिल जाता है, क्योंकि उस तरह का उत्पाद कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो GI टैग के बारे में पढ़ो जाकर कैसे मिलता है और वर्तमान में किन किन उत्पादों को मिल चुका है पिछले 1-2 साल में, और कितने उत्पाद हैं GI टैग में जो अभी तक GI टैग प्राप्त कर चुके हैं। तो ये आपकी न्यू होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ कि GI टैग में कितने उत्पाद शामिल हैं। और 2026 से पहले, यानी मई 2026 जब प्री होगा, मई में 24 मई को, उससे पहले आप GI टैग जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। तो ये जो यहाँ के लोग हैं इन्होंने GI टैग की मांग को लेकर के चुनावी मुद्दा बना दिया है कि हमारे अपने उत्पादों को भी GI टैग मिलना चाहिए। फिर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र को 2003 में 6वीं अनुसूची है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अनुसूची के तहत एक क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली थी 2003 में। तो ये न्यूज़ थी। आगे देखो, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची, मैंने आपको बताया 5वीं और 6वीं, ये अनुसूची आपको पता होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इसको ऐसे याद कर लो, ATM स्क्वायर। ATM तो आप लोग चलाते हो, उससे याद कर लो असम, T से त्रिपुरा, और M स्क्वायर का मतलब हो गया मिजोरम और मेघालय। आप याद रखना कि मणिपुर की खूब चर्चा हो रही है, तो मणिपुर को हटा दो, तो मणिपुर में अनुसूची 6 नहीं आएगी। तो अनुसूची 6 के तहत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के अनुसूचित क्षेत्र, कुछ विशेष क्षेत्र, सभी नहीं कि पूरा राज्य नहीं घोषित कर सकते 6वीं अनुसूची के तहत। उसमें कुछ विशेष क्षेत्र होंगे जो विशेष जनजातियों के लिए, विशेष लोगों के लिए होंगे, उनके अपने पारंपरिक अधिकार होते हैं, उनके अपने कुछ सांस्कृतिक पारंपरिक रीत रिवाज होते हैं, तो वो अपने हिसाब से कानून व्यवस्था बनाकर चलेंगे। उसमें जो है भारत सरकार या वहाँ की राज्य सरकार अगर दखल देगी तो उनके अपने जो रीति रिवाज हैं वो बाधित हो जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था संविधान में की गई है कि हम सबके लिए सम्मान और सबके लिए अपने अधिकार की व्यवस्था करें। और 5वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, 5वीं अनुसूची में वो सभी क्षेत्र हैं भारत के, जो अन्य क्षेत्र हैं जो इससे संबंधित नहीं है, असम, त्रिपुरा, इनको हटा दो, तो जितने राज्य बचते हैं उनमें से अनुसूचित क्षेत्र जो होंगे, वो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, उनको 5वीं अनुसूची में रखा गया है। मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़ करके जितने अन्य राज्य बचे, वहाँ पे जो जनजातियाँ या अनुसूचित क्षेत्र रहते हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पे 5वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। तो इसको आप जरूर पढ़ लेना। अब एक क्वेश्चन अगर मेन से बन जाए कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को अलग अलग क्यों रखा गया है और इसके पीछे कारण क्या है, तो आप मेंस में उत्तर लिख पाओगे। इसको आप सोचो, फिर कमेंट करके बताओ क्या कर सकते हैं इस पर। तो मेंस के मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में अलग अलग क्षेत्र क्यों रखे गए हैं। एक ही साथ रख देते, एक ही अनुसूची में रख देते, तो हमारे संविधान बनाने या संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों सोचा, अलग अलग क्यों सोचा है। ठीक है, इस पर मेंस पे एक क्वेश्चन लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यानी वहाँ का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उससे संबंधित है, जो स्वदेशी जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा और उनके स्वशासन को सुनिश्चित करती है। कौन, 6वीं अनुसूची। ये 6वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने चीज़ें बता दी हैं, आगे चलते हैं। एक दोस्तों न्यूज़ थी कोविन पोर्टल। ये न्यूज़ खास नहीं थी, मुझे लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है कि कोविन पोर्टल की लगातार खराबी के कारण पूरे भारत के प्रमाण पत्रों तक पहुंच अवरुद्ध हो गई है। अब ये न्यूज़ कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये कोविन पोर्टल किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। जो 2020 में महामारी आई थी कोविड, उससे संबंधित भारत सरकार ने कोविन पोर्टल बनाया था। यहीं पे सारे जो है वैक्सीन के डाटा, उसका प्रमाण पत्र, किससे संबंधित, जो आप वैक्सीन लगवा रहे हैं वो प्रमाण पत्र
यही कोविन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक और पोर्टल बनाया हुआ है। अब आप कमेंट करके बताओ, एक पोर्टल उनके लिए है जो बच्चे टीका कराते हैं, बीजीसी टीका टीवी वगैरह के लिए बच्चों पे लगता है, 3 साल तक के बच्चों के लिए लगता है ना टीके। तो बच्चों के लिए जो टीके लगते हैं उसके लिए एक अलग से भारत सरकार ने इसी से जोड़ करके एक अलग से पोर्टल बनाया। उसका कमेंट करो नाम क्या है, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना, कोविन और एक और जो बच्चों से संबंधित है, उसमें टीके बच्चों से संबंधित जो टीके लगाए जाएंगे वो वहाँ पे मेंशन होते हैं। तो एक तरीके से डिजिटल डाटा जो बच्चों के टीके से संबंधित होगा वो उपलब्ध होगा इन्हीं पोर्टलों पे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले के समय में क्या होता था, सरकारी अस्पतालों में क्या होता थे, रजिस्टर्ड वगैरह, इनमें रजिस्टर वगैरह में लिखे जाते थे हाथों से। तो कई बार क्या होता था, रजिस्टर या तो किसी कारणवश से खराब हो गए, ये चूहों ने इसको खराब कर दिया, तो जो डाटा होता था हमारा स्वास्थ्य संबंधी डाटा वो मिस हो जाता था। तो अब सरकार ने क्या कर दिया कि 21वीं सदी में हो भाई, तो डाटा हमारा कैसा होना चाहिए, डिजिटलाइज। डिजिटल रूप में हम सारे डाटा को रखेंगे तो सारी दिक्कतों से हमारी जो भी दिक्कतें थी चूहों संबंधित हो गया या अन्य जितनी प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो डाटा है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ये न्यूज़ थी, हमने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। न्यूज़ है न्यूज़ 9। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने बिकवाली का सिलसिला बढ़ाया, यानी अपना पैसा कहाँ से, भारतीय मार्केट से बाहर निकालना शुरू कर दिए। किस कारण से निकालना शुरू किया, आप लोगों को पता ही होगा कि जो टैरिफ 50% अमेरिका द्वारा लगाया गया तो उससे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। तो उसमें ये जो विदेशी निवेशक हैं, पोर्टफोलियो निवेशक, ये अपना पैसा जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं और निकाल के कहाँ जा रहे हैं, जो सुरक्षित अर्थव्यवस्था है। सुरक्षित अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पे टैरिफ जैसी बाधाएं नहीं है वहाँ पे अब ये लगाएंगे। अब आपको ये पढ़ना चाहिए कि एफपीआई क्या है, यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कौन है, फॉरेनर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और एफडीआई जो फॉरेन डेवलपमेंट ये आता है ना इन्वेस्टमेंट। तो ये एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है, इसके बीच तुलना आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, एफडीआई जो कहीं पे भी आएगा, मान लो भारत में 10 रुपये कोई फॉरेनर लगाता है किसी कंपनी पे, तो उस कंपनी का अधिकार मतलब उसके पास स्वामित्व भी हो जाएगा। मान लीजिए इसके 10 लोग हैं भागीदार, तो उसमें से एक भाग इसने खरीद लिया, इस फॉरेनर ने जो बाहर से आया इसने निवेश किया इस कंपनी में एफडीआई के रूप में, तो इसको एक 10वां हिस्सा जितना भी इसने निवेश किया होगा उसका इसका हक मिल जाएगा इस कंपनी में। लेकिन एफपीआई क्या होता है, ये केवल लाभ के लिए आते हैं कि हम चलो इस कंपनी में कुछ पैसा लगा देते हैं और इस कंपनी को जो फ़ायदा होगा वो हमको मिल जाएगा, और ये जब चाहते हैं तब अपना पैसा उठा भी लेते हैं, मतलब इन पर कोई रोक टोक भी नहीं है। एफडीआई में क्या है कि उन पर भी प्रोसीजर होता है कि आप ये फॉलो करो तब मिलेगा पैसा, क्योंकि ये लंबे समय तक रहते हैं। तो एफडीआई क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। एफपीआई का कोई निश्चितता नहीं है, जब ये फ़ायदा देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। तो एफपीआई एफडीआई में मोटा मोटा अंतर मैंने यही बता दिया। बाकी आप जो है इकोनॉमी की जो है बुक देखो, ये इकोनॉमी का कोई जो है लेसन देखो, वहाँ एफडीआई एफपीआई अच्छे से समझ लेना, एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर है और इसकी क्या भूमिका होती है अर्थव्यवस्थाओं पर। आगे चलते हैं। एक जो उसको न्यूज़ क्या थी, एक स्टडी है ये रॉक, आप अगर द हिंदू का संडे वाला पेपर पढ़ोगे तो उसमें कुछ विशेष स्टडी आती हैं संडे वाले दिन। तो एक स्टडी आई थी इससे संबंधित, चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। एक न्यूज़ थी, रॉक कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी वेस्टली ओवर एस्टिमेटेड, यानी चट्टानों की कार्बन भंडारण क्षमता का अत्यधिक अनुमान लगाया गया है। अब ये अध्ययन का एक टाइटल था। अब इसमें बात क्या कही गई थी, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है कि हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। तो CO2 की जो मात्रा बढ़ रही है तो अब उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक उपाय के रूप में जमीन के नीचे CO2 का भंडारण करने की योजना, यानी जो हमारा CO2 बढ़ रहा है उसको हम कैप्चर करें और कैप्चर करके कहाँ डाल दें, जमीन के अंदर डाल देंगे CO2। तो इससे क्या होगा, वायुमंडल में जो CO2 बढ़ा है वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन अभी एक स्टडी आई है कि ज़मीन में कितना आप कार्बन डाइऑक्साइड भरोगे,
ये कितना उसको ठोस रूप में, ऐसा नहीं कि गैस रूप में भर देंगे, इसका ठोस रूप में करके कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन वाला पार्ट है उसको हम जमीन में भर सकते हैं। लेकिन एक जो स्टडी में ये कहा गया कि CO2 कितना भरोगे, और CO2 हमारे यहाँ कहाँ से आता है, तो बिजली संयंत्र से आता है, सीधे वायु से भी हमारे यहाँ CO2 है। तो इनको निकाल कर जमीन में कैसे रखोगे, और ये सदियों तक रखे जा सकते हैं, ठीक है, सदियों तक रखे जा सकते हैं। लेकिन एक स्टडी में कहा गया कि भाई कितना रखोगे आप, एक लिमिट होगी ना पृथ्वी की, भाई कोई भी वस्तु है उसमें अगर आप डाल रहे हो तो वो एक लिमिट के बाद वो क्या होगी, भर जाएगी। तो उसी संदर्भ में ये पूरा आर्टिकल था। तो एक चेतावनी इस पर दी गई कि पृथ्वी केवल 1460 अरब टन, याद रखना इसी डाटा, क्योंकि मेंस में या किसी संदर्भ में पूछा जा सकता है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो इस डाटा को। 1460 अरब टन CO2 को सुरक्षित रख सकती है। ये स्टडी कह रही है कि ये चेतावनी है कि इससे ज़्यादा अगर आपने CO2 रखा तो पृथ्वी में बहुत सारे गलत तरीके के इफेक्ट पड़ेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगी, एक सीमा होगी कि CO2 को भाई इतना ही अरब टन हम CO2 रख सकते हैं पृथ्वी के अंदर, तो एक सीमा ये भी है, ठीक है। फिर अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने ऐसी स्टडी की है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित था। CO2 को हम जमीन में दफनाने की बात कर रहे हैं, उसमें भी देखो एक स्टडी आ गई कि अब CO2 कितना आप दफन करोगे, उसकी भी एक लिमिट है। तो लिमिट याद रखना 1460 अरब टन ही लिमिटेशन है। आगे चलते हैं। एक स्टडी और थी दोस्तों, ये न्यूज़ 11 में स्टडी एक और थी RNA से रिलेटेड, RNA और एमिनो एसिड। अब आपका जो साइंस टेक पढ़ते हो तो उसमें RNA और जो नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है RNA के बारे में। तो बेसिक जानकारी आप जो है साइंस में पढ़ जाके RNA क्या आता है, एमिनो एसिड क्या होते हैं। इसी से संबंधित एक स्टडी थी, मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ RNA एमिनो एसिड्स में हैव लिंक्ड अप ऑन अर्ली अर्थ। कहने का मतलब क्या है कि जो RNA हमारा है, अमीनो एसिड प्रारंभिक पृथ्वी पर कैसे जुड़े होंगे। अब आपको पता होगा कि जीवन कैसे चलता है, इसी RNA और एमिनो एसिड के कारण। मतलब ये जब दोनों जुड़ते हैं, ये यहाँ मैंने लिख दिया है कि RNA का काम क्या है। अब एमिनो एसिड का मतलब हो गया प्रोटीन, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। आगे पूरी प्रक्रिया ये साइंस में दी हुई है, आप क्लास 6 की जो है NCERT उठाओगे और 7 में भी, तो वहाँ आपको बिल्कुल बच्चों के तरीके समझाया है कि RNA या DNA की क्या भूमिका होती है। आई थिंक मुझे 9th में भी बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने, 9th 10th वाली NCERT में। तो आप थोड़ा सा जा करके समझो कि RNA की भूमिका क्या है, DNA क्या है, प्रोटीन कैसे बनता है, एमिनो एसिड क्या है। तो ये सब छोटी जानकारी न्यूज़ में कवर करना इतना समय भी नहीं रहता कि हम सारी चीज़ें कवर कर लें। मैंने आपको न्यूज़ बताने की कोशिश की है कि मैंने आपको बताया ना कि जीवन कैसे चलता है, इन्हीं RNA और अमीनो एसिड यानी प्रोटीन के मिलने से। तो जो शोधकर्ता है वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये कैसे मिले होंगे, उनकी शोध जो है, शोध का विषय यही है कि RNA और प्रोटीन पहली बार कैसे मिले होंगे। तो वही चीज़ इस पूरे स्टडी में दी गई है। तो मैंने इसलिए ले लिया कि आपको RNA पढ़ना है, जाके प्रोटीन कैसे बनता है ये जाकर के बेसिक पढ़ो जाकर के। तो RNA जो निर्देशों को संग्रहित करता है, यानी इसके पास होते हैं मैसेजेज, और प्रोटीन क्या होता है, जो कोशिकाओं के निर्माण और संचालन का कार्य करता है। RNA और प्रोटीन की साझेदारी के कारण ही जीवन संभव है। लेकिन ये साझेदारी कैसे शुरू हुई, यही मुख्य जो है प्रश्न है इस स्टडी का, ये साझेदारी शुरू कैसे हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो थी एक स्टडी से RNA और प्रोटीन से संबंधित। तो मैंने RNA, DNA और इनकी जो है पूरी वैज्ञानिक संरचना आप जाकर के विज्ञान में पढ़ो जाकर के NCERT में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक स्टडी और थी ऑन द मूव विद ग्रीन हाइड्रोजन। अभी आपको पता होगा कि भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा कि 19,000 करोड़ का एक अलग से परियोजना जो हमारी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन परियोजना है ना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, H2 मिशन। तो ये भारत सरकार का एक मुख्य मिशन है जिसपे हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी भारत सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। तो उसी संदर्भ में एक अच्छी न्यूज़ आई है, मैं आपको बता देता हूँ कि हरित हाइड्रोजन के साथ आगे बढ़ते हुए, ये पूरा टाइटल का मतलब उस न्यूज़ का टाइटल था कि हरित हाइड्रोजन के साथ कैसे आगे बढ़ना है, ऑन द मूव विद ग्रीन हाइड्रोजन। तो एक न्यूज़ थी भारतीय रेलवे जो हमारा है, उसने हाल ही में घोषणा की है कि चेन्नई स्थित एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में
भारतीय रेलवे की एक कोच फैक्ट्री है चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में विकसित हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। यानी उनकी एक ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चल सकती है। उन्होंने उसके सारे परीक्षण, जितने भी उसके जो है परीक्षण होने थे, वो सारे पूरे कर लिए हैं और बिल्कुल सफलतापूर्वक कर लिए हैं। यानी अब ये ट्रेन क्या होगी, इसका परीक्षण हो गया। अब ये ट्रेन कहाँ चलानी है, हरियाणा वाले क्षेत्र में चलाई जानी है। हरियाणा वाले विशेष क्षेत्र में सोनीपत वाले ट्रैक पे चलाई जाएगी। तो ये न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमको सीखना है थोड़ी सी और चीज़ें। यह घटना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो हमारा है की प्रगति का एक स्वागत योग्य संकेत है। जो हमारा ये नाम याद रखना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है इसी मिशन का कि 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ये इसका लक्ष्य है। फिर इसके अलावा देखो हाइड्रोजन बनता कैसे है। इलेक्ट्रोलाइजर जो होता है, इलेक्ट्रोलाइजर होता है, उसी के तहत हाइड्रोजन निकाली जाती है। एक तरीके से कह सकते हो ये मशीन है। इसी से पानी के जो अणु हैं उनको तोड़ा जाएगा। किस में तोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में विभाजित किया जाएगा। अब इसको मैंने देखो अलग से लिख दिया है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी थ्योरी क्या है हाइड्रोजन बनने की, ग्रीन हाइड्रोजन बनते कैसी है। एक इलेक्ट्रोलाइजर पानी के अणु को ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित करता है। इसके बाद क्या होगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसे एनोड भी कहते हैं पर एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में आणविक ऑक्सीजन मुक्त होती है। आणविक ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बाहरी परिपथ के माध्यम से कैथोड तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ एनोड होगा और दूसरी तरफ कैथोड, तो वहां तक क्या पहुंच जा रहा है, ये मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच जाएगा। फिर कैथोड और एनोड के बीच बहुलक, जो इनके बीच जो है, इनके बीच बहुलक विद्युत अपघट्ट झिल्ली चयनात्मक होती है। मतलब एक तरीके से एक झिल्ली बनी होगी और केवल प्रोटॉन को कैथोड से गुजरने देती है। यहाँ से केवल प्रोटॉन गुजरेगा कैथोड से, मतलब एक तरीके से चयनात्मक झिल्ली यहाँ लगी होगी, वहाँ से प्रोटॉन केवल कैथोड से गुजर पाएगा, ठीक है। जहाँ वह इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उनके साथ मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा पॉज करके आराम से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये गैस के रूप में ऊपर उठते हैं और एकत्रित, संपीड़ित और संग्रहित होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन ये निकाली जाती है। यानी पानी से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। और इसी हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ होगा, ऊर्जा के रूप में या ईंधन के रूप में हम अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोलाइजर है, इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चाहिए ना, तो ये इलेक्ट्रिक, यानी इसके लिए जो बिजली चाहिए वो हरित होगी तभी। यानी हरित का मतलब जैसे सौर पावर से या पवन ऊर्जा से वो बिजली हमने ली, तभी वो हाइड्रोजन हरित कहलाएगा। अगर हमने ये बिजली ले ली कोयला वाले क्षेत्र से, कोयला को जो है दोहन करके, तो फिर ये हरित हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन भी कई तरीके की होती है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है। तो ये नाम याद रखो, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लैक हाइड्रोजन क्या होता है, फिर ब्राउन भी होता है। तो इस तरह के शब्दावली खूब चर्चा में रही थी, तो इनको आप जो है कवर करो जा करके। हम किसी और सेशन में इनको मैं अच्छे से कवर कर सकता हूँ, लेकिन आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको यहीं तक रखते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया आप पढ़ लेना, एक बार पॉज करना, आराम से समझ लेना, आसान है, कोई कठिन चीज़ नहीं थी, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आसानी से समझ जाएंगे इसको, लेकिन जो आर्ट क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट करना तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखिए एक दोस्तों न्यूज़ थी जो थोड़ी सी बस मैपिंग के लिए मैंने ले ली, ए फ्लैश पॉइंट इन पाक स्टेट। अब आपको पाक स्टेट के बारे में थोड़ा समझ लेना है। जो इंडिया है ना, इंडिया इधर और इधर है श्रीलंका, इन्हीं के बीच में ही ये यहाँ पे, मैं इसको दूसरे पेन से लेता हूँ, यहाँ पे ये यहाँ पे है पाक स्टेट, यानी पाक जल संधि, ठीक। यहाँ पे कुछ द्वीप भी हैं। अब अगर आप द्वीप देखोगे तो यहाँ पे एक रामेश्वरम द्वीप है, ठीक। और एक ये जो कच्चा तीवू द्वीप है, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, कच्चा तीवू आइसलैंड। और एक है जाफना। ये चर्चा में पता क्यों रहते हैं, क्योंकि जो हमारे मछुआरे हैं, तमिलनाडु के मछुआरे, वो इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप तक चले जाते हैं। ये कच्चा तीवू द्वीप जो है हमारा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये लोग इस द्वीप को पार करके जाफना तक पहुंच जाते हैं। और जाफना द्वीप किसका है, श्रीलंका का।
तो इससे क्या होता है, भारत और श्रीलंका में अक्सर मछुआरों को लेकर के विवाद रहता ही है। तो ये 2 द्वीप मैंने बता दिया आपको, कच्चा द्वीप, एक जाफना और तीसरा ये रामेश्वरम वाला क्षेत्र है ये पूरा। तो ये आप द्वीप इस क्षेत्र देख लेना और थोड़ा सा गूगल करना, तो यहाँ और 2-3 द्वीप हैं, लेकिन 2 द्वीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कच्चा द्वीप, एक जाफना। तो इन दोनों के नाम याद रखना। यहीं पे पाक जल संधि है। तो मैंने मैप के दृष्टिकोण से ये न्यूज़ ले ली। बाकी इस न्यूज़ में क्या था मैंने अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, केवल मैपिंग आपकी करा दी ताकि आपको मैप तैयार हो जाए, क्योंकि आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा थी, हर चीज़ लेना संभव भी नहीं हो पाता है कि आपको हर चीज़ करा दी जाए। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग जो है अगले दिन की न्यूज़ लेकर के आएंगे और बेहतर चर्चा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका प्री मेंस दोनों क्वालिफाई हो, एक चीज़ ना हो। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।